नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद मुबशर और आप देख रहे हैं द एक्सप्रेस खबर का फेसबुक लाइव। इस वक्त मेरे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा मौजूद है जिसको शायद अब लकब दे दिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के चाणक्य ओम प्रकाश राजभर हैं। राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि शायद आपने 1 से 1.5 साल पहले जब हमारी बात हुई थी तब आपने कहा था कि 2022 में जब चुनाव होंगे तो ये दशा और दिशा दोनों बदली हुई नजर आएंगी, स्थिति और परिस्थितियां भी अलग होंगी। आपकी बात तकरीबन तकरीबन सारी चीजें सेट हो रही है, सही हो रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, हम धरातल पे उनके बीच में रहते हैं जो मतदाता है। वो बूढ़ा बाप, वो बूढ़ी माँ जो आशीर्वाद देते हैं, वो सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं और नेताओं की तकदीर लिखते हैं। उनके बीच में हम रहते हैं, वो बताते हैं हमको। जो फैसला वो देते हैं वही फैसला हम मानते भी हैं और वही बात आप लोगों को हम बताते हैं। आप उसके गवाह हैं। मैं चला गया, आज वो फैक्ट्री चालू है, उसमें काम करने वाले जो मजदूर बेचारे थे, आज उनके बच्चे खुशहाल हैं, वो खुशहाल हैं। तो हम लोग हमेशा, अगर आप गीता, कुरान, रामायण, महाभारत कोई भी पढ़ेंगे ग्रंथ, तो उसमें यही मिलेगा, गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है। तो हम वही सेवा करते हैं, उसका आपने प्रतिफल। अच्छा याद दिलाया, 1.5 साल पहले उस वक्त मैं दूसरे उसमें था जब आप मोदी नगर आए थे एक फोन पे। शायद वो वक्त था जो आपकी राजनीतिक जमीन को और मजबूत कर गया एक तरीके से अगर कहें, क्योंकि उन गरीबों की दुआएं आपको लगी। सैकड़ों ऐसे परिवार थे जिनकी रोजी रोटी पिछले कई सालों से छिनी हुई थी। हमने उनकी आवाज उठाई, उनकी आवाज बने और आज वो फैक्ट्री दोबारा चालू हुई है और वो काम उनको दोबारा में उनके घर में चूल्हा जला। दूसरी तरफ आता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एंड टाइम पे आके एकदम लास्ट उसमें मूवमेंट पे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। इसकी भी भविष्यवाणी आपने की थी कि अभी तो बहुत ऐसे बड़े पेड़ हैं जो थोड़ा सा खिसकेंगे। मतलब ये क्या कहा जाए इसको कि किस तरीके से, पहले तो अमित शाह जी कहते हैं कि वो चाणक्य हैं, लेकिन अब यूपी के चाणक्य को मानते हैं अपने आप को, लग रहा है किस तरीके से? हम काम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जिन लोगों के दिल में मान्यवर कांशीराम जी के विचार भरे हैं, वो ज्यादा दिन तक घुट घुट के जिंदा नहीं रह सकता। तो 5 साल क्यों इंतजार किया फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने? जब जब उत्तर प्रदेश की सियासत में मैं मिनिस्टर था, तो 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे, 25 लाख बच्चे पिछड़े वर्ग थे। बजट जब अलाट होता है तो 700 करोड़ सामान्य वर्ग को और 700 करोड़ पिछड़ी जाति को। छात्रों का अंतर 7 लाख सामान्य वर्ग और 25 लाख पिछड़े वर्ग। इस बात को लेके जब मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मिला, दारा चौहान से मिला, जितने नेता बैकवर्ड थे सबसे मैंने मिला कि भाई आप लोग मिनिस्टर हो, हम सब लोग पिछड़े समाज से आते हैं, ऐसा धोखा क्यों हो रहा है? लोगों ने कहा कि मंत्री जी आप स्वतंत्र हैं, बोल सकते हैं, हम लोग परतंत्र हैं, हम बंधे हैं किसी पार्टी में। मतलब योगी सरकार में मंत्रियों को भी बोलने की इजाजत नहीं थी, आप भी मंत्री रहे थे? भाई हम स्वतंत्र थे ना, हम अपनी पार्टी से थे। वहां तो आ, अगला की बात सुन करके ही बोला जा सकता है, नहीं तो जैसे वो बलि चढ़ जाती है वहां। तो जो घटनाएं होती थी मैं बराबर उन लोगों से अवगत कराता रहा। फिर जब मैं देखा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर, जातिवार जनगणना पर, घरेलू बिजली बिल माफी पर, जब हमने उनसे कहा एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा पर, जब अमित शाह जी और योगी जी नहीं तैयार हुए तो मैंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन 18 महीने में दे दिया। और रिजाइन देने के बाद मैं उन मुद्दों को लेकर के हमेशा विधायक रहा, सदन चलता था, लोगों के यहाँ मिलना जुलना मैं बार बार करता था। तो करीब आज के 1.5 साल पहले ये बात हमने जब उनके स्वाभिमान को जगाया कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। समय नहीं लग गया? मतलब ये स्वाभिमान जागने में ज्यादा समय लग गया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग ये भी कह रहे कि ये मौका परस्त है, थोड़ा सा हवा का रुख क्या बदला, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बदल ली। नहीं नहीं, देखिए वो ठीक है, वो अलग अलग विचार है,
लेकिन इतना आप जरूर समझ लीजिएगा कि जो मैं 2.5 महीना पहले कहा था कि 1.5 दर्जन मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई मान नहीं रहा था। ये हम लोग पहले ही दल छोड़वाने के चक्कर में थे, लेकिन ऊपर से शिकंजा कसा गया दिल्ली से, ईडी और सीबीआई से जांच करा के जेल भिजवा दूंगा, नेतागिरी छूट जाएगी। लोगों ने कहा कि ये धमकी मिल रही है, हमके साइलेंट हो जाओ, मत आओ, हम हैं। मौके का इंतजार करो। हाँ। फिर हम लोग करीब 6 महीना पहले इस कवायद को शुरू कराए, साल भर पहले। फिर वही बात आई, मैसेज वहां चला गया कहीं से लीक होके, तो हमने कहा मत आओ, छोड़ दो। फिर उसके बाद जब बातचीत हमारी होती रहती थी, आचार संहिता लग गई, तो मैं तो जानता था कि ये होना है। और मजे की बात आपको बता दूं, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी हूं, चाहे दारा चौहान हूं, चाहे धर्म सिंह सैनी हूं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हूं, हम लोग बसपा में थे, तो बसपा की गवर्नमेंट बनती थी। हम लोग, जब मैं पहले गया, फिर स्वामी जी गए, दारा गए, धर्म सिंह गए, तमाम लोग गए, बीजेपी की सरकार बन गई। आज वही लोग बीजेपी को छोड़ के चले आए हैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में। मतलब ये मतलब ओम प्रकाश राजभर सूत्रधार हैं सरकार बनाने के लिए, अगर सही मायने में देखा जाए। देखिए सच तो यही है कि 27 अक्टूबर को जब मऊ में रैली हुई, उसी दिन ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी दिन में स्वप्न देखने लगी कि हो क्या गया, पूरे देश में भूचाल आ गया। जो वहां गया था, चाहे वो पत्रकार रहा हो, चाहे अधिकारी रहा हो, चाहे समर्थक गया हो, वहां से लौट के आने के बाद वो यही कहा कि अब ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव कोई रोक नहीं सकता है, वहां के दृश्य को देख करके। कितनी सीटों का अनुमान है? देखिए 403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। एक्यूरेट हम आपको बताएं कि जिस दिन अंतिम चरण का अंतिम दिन नामांकन हो जाए, प्रत्याशियों की सबकी सूची आ जाए, तो सभी दलों की, हम आपको उस दिन बता देंगे गिनती। और आज आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उदाहरण आप देख लीजिए, मैंने 27 अक्टूबर को एक नारा दिया था कि बंगाल में खेला होबे का नारा लगा था, और उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे का नारा लगेगा। खदेड़ा होबे, आज पहले चरण के चुनाव में मैंने देखा, विधायक खदेड़े जा रहे हैं, मंत्री खदेड़े जा रहे हैं, प्रचार करने नहीं पा रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है विधायक मंत्रियों से, लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जनता दौड़ा ले रही है। अब आप कहेंगे कि आप ये कैसे जानते थे? भाई 27 अक्टूबर नहीं, हम अब तो हम कह ही नहीं सकते आपसे, क्योंकि आपने अभी तक जितनी बातें हमसे की पिछले 2 सालों में, जब से आपने मंत्री पद छोड़ा था उसके बाद से लगातार हम लोग टच में थे, बात करते थे। जो बातें आपने की वो बिल्कुल सटीक बैठी। तो ये लग रहा था कहीं ना कहीं अंदर खाने ओम प्रकाश राजभर ये खिचड़ी पहले से पका चुके थे, और बस वो चूल्हे पर से उतारने की देर थी। कि धरातल पे जो चीजें आई हमको देखने में, जब मैं गांव में घूमता था, तो महंगाई की मार से लेकर के बहुत परेशानी थी, गरीब मध्यम वर्ग बहुत परेशान था। वो कह रहा है कि किसी तरह सरकार बदलो। फिर जब मैं किसानों के बीच में, भी किसान हूं, मैं किसानों के बीच में बैठता था, तो वो लोग कहते थे कि योगी जी के ललका साड़ से निजात दिला दो नेता। वो ये मतलब आज के तारीख में बड़ी समस्या है, भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं मानती। अब मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है कि आज किसान दिन भर मेहनत करता है, इस कड़ाके की ठंड में लाठी लेके अपनी फसल अगोर रहा है। वो बदलाव चाहता है कि हमको इस आवारा पशु से निजात कैसे मिले। हमने उसको कहा कि देखो सरकार चल रही है बीजेपी की, इसकी योजना गलत है। मार्केट में 6 रुपया भूसा है किलो, और सरकार 1 रुपया किलो भूसा दे रही है जो गौशाला खोले हैं। तो कौन जमीन बेच के वहां पशु को खिलाएगा? वो छोड़ देता है कि जाओ भाड़ में जा, हम नहीं चलाएंगे, अपना कागज पत्तर वहीं रख के बैठ के इंतजार करता है। तो हमने उन लोगों से कहा कि देखो हम समुचित व्यवस्था को करेंगे, ये आवारा पशु से आपको निजात दिलाने का हम पूरी व्यवस्था करेंगे। एक बात अगर आप इस चुनाव में 3 जो सबसे अहम मुद्दे जो आपको लगता है ये सबसे अहम मुद्दे, वो क्या? ये पहला तो महंगाई है, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा आवारा पशु, और चौथा भी मैं बता दूं, पिछड़ों का जो हिस्सा लूटा गया, दलितों का हिस्सा जो लूटा गया। ज्वलंत अभी इधर की बात करें, अभी इलाहाबाद में आपने देखा
भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस तरह बच्चों को घर में घुस घुस करके पुलिस ने मारा है, वो इंतजार कर रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती की बात करें, योगी जी कहते थे कि हम बड़ी पारदर्शिता से भर्ती किए, कोई गड़बड़ी नहीं है। जब बच्चे योगी जी के यहाँ आए तो इन्होंने पुलिस से पिटवाया। केशव मौर्य के यहाँ गए, वो भी पिटवाए। स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ गए, वो भी पिटवाए। बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ गए, वो भी पिटवाए। फिर बच्चे गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया, जांच में पाया कि 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% आरक्षण अनुसूचित जनजाति का लागू नहीं है कोटे में, शिक्षक भर्ती में। तब फिर योगी जी ने कहा कि आरक्षित वर्ग का जो कोटा नहीं भरा गया हम भरेंगे। 23,000 पद लूटा और 6,000 भरने की बात किया। ये बड़ा मुद्दा है। यहाँ तो पुलिस से पिटवा दिए। वजह क्या है कि मतलब आखिर जब आगे एक लाइन सुन लीजिए न। वजह जो मैं कहा था कि खदेड़ा हो बे, वो भी सोचा कि तुम पुलिस से पिटवाओगे, आओ हम भी लाठी लगम, लाठी में तेल लगा के ब्याज सहित दूंगा चुनाव में। तो बैठ के इंतजार कर रहा है कि आप बेटा तुम। चलिए, आपने मुद्दे ये बता दिए। राम मंदिर मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व मुद्दा नहीं है इस वक्त। क्या कहेंगे आपके, जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि पहले वहां मोदी नगर में, गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमने मंदिर बनवाया और इस तरीके की चीजें होती है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जनता को अब उन सब चीजों से उठकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हर माँ बाप सोचता है कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हमारा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बने, हमारा बच्चा रोजगार करे। हर माँ बाप की यही सोच है। सरकार का ध्यान, बीजेपी इससे भागती है, जातिवार जनगणना से भाग रही है, महंगाई कम करने से भाग रही है। जो इनका है, ये हमेशा जब चुनाव आता है तो धर्म का चश्मा पहनते हैं और नफरत की राजनीति शुरू करते हैं। और जवाब हमसे भेंट हो तब न पूछें। हमेशा ये पाकिस्तान सब फिर बार गरमाया एक बार। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय देश अगर कोई है वो पाकिस्तान। 3 बिंदु पर बात करूंगा आपसे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ की पत्नी को पैर पकड़ते हैं और साल भेंट करते हैं, बिरयानी खाते हैं और चाय पी के चले आते हैं। जग जाहिर है। लाल कृष्ण आडवाणी जी जाते हैं, जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ा के आते हैं, वो भी भाजपाई हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलवाए कि भाजपाई बैठ के जाओ, बिरयानी खाओ, लौट के आओ। है जवाब भाजपा किसी नेता के पास? हम तो कहते हैं अगर मर्द हो तो इन तीनों का जवाब ओम प्रकाश राजभर मांगता है। तुम जिस पिच पर खेलना चाहते हो उस पिच पर राजभर नहीं तुझसे सवाल करता है कि आओ, शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, अन्ना पशु पे बात करो, आवारा पशु पे बात करो, जातिवार जनगणना पे बात करो। प्रदेश की जनता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहती है। मंदिर से कोई दरोगा नहीं बन सकता। मंदिर में पूजा करने से जब पेट भरेगा, एक गाना है, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। पेट भरा रहेगा तो भगवान का भजन भी अच्छा लगता है। पेट में चूहा कूद रहा है तो भगवान का भजन भी बुरा लगता है। तो ये तो सारी चीजें जब होने के बाद तब ना जरूरत है। तो ये जो सिस्टम है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुलाम बनाने की कवायद है। और जरूरत जो देश में है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, गौतम बुद्ध जी ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी वही बात कहा, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज जरूरत है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को इकट्ठा होने की। आज मोदी जी देश के बहुत प्रिय नेता हैं, लेकिन पिछड़े दलित का आरक्षण खत्म कर दिए प्राइवेट को देकर के। संविधान को नहीं मानते। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार हो रहा है। इसे निजात दिलाना है, आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो आने वाले 22 के चुनाव में शुरू हो गया है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी जो बचा खुचा आरक्षण है उसको भी खत्म कर देगी। ये हमको आपको पंगु बना देगी। इस नाते प्रदेश के नौजवानों से कहूंगा, खासतौर से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कहूंगा कि ये वो दौर है कि आपको अपना आरक्षण बचाना है, अपने हक के लिए लड़ना है, संविधान की सुरक्षा करना है और अपने ऊपर हो रहे जुल्म, जाति, अत्याचार को रोकना है। तो ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ खड़ा होना पड़ेगा।
चंद्रशेखर आज़ाद रावण कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर मेरे बड़े भाई हैं। आपके छोटे भाई हैं चंद्रशेखर? है। क्या वजह रही? क्योंकि आप कड़ी जोड़ने में एक तो माहिर हैं, दूसरी चीज़ ये कड़ियाँ भी कहीं न कहीं आपकी वजह से जुड़ी थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद और जो है अखिलेश यादव की बात क्यों नहीं बन पाई? क्या ऐसी वजह सामने आई? क्योंकि कहीं न कहीं एक बड़ा तबका जो चंद्रशेखर के पीछे है, जिनका एक आधार बनता जा रहा है काफ़ी टाइम से, जैसे आप पिछड़ों की, दलितों की, सबकी जो है देखते हैं, उसी तरह से वो भी कवायद कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह क्या रही चंद्रशेखर आज़ाद के जो है इस गठबंधन में ना आने की? देखिए, हम कई बार प्रयास किए, हम खुद मिलते थे उनसे। तो एक दिन अंतिम मतलब 5वीं बार मैं मिला तो हमने साफ-साफ कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? या तो आप हमारे मोर्चे में आओ या तो फिर बात फाइनल बताओ। तो कहा नहीं, हमारी बात अखिलेश जी से किसी के माध्यम से हो रही है और आप अपनी बात कर लीजिए, फिर साथ हम लोग हो जाएँगे। हम वहीं उस मामले को रोक दिया। वही विराम लगा वही विराम लगा दिया कि भई जब बात हो रही है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आज से लगभग हमको अंदाज़ा कि 8-10 दिन पहले चंद्रशेखर भाई का फ़ोन आया कि भैया बात वहाँ बिगड़ गई है, किसी तरह हमारा समझौता करा दो, क्योंकि सीट बँट गई है अब तो बड़ा मुश्किल है। तो कहा जो भी 1-2 सीट मिल जाए हम लोग तैयार हैं। फिर मैंने चंद्रशेखर भाई को अखिलेश जी के यहाँ बात किया, बात करके अखिलेश जी ने कहा कि सीट तो बँट गई है, दिक्कत होगी। हम कहे जयंत जी से हम भी बोल देते हैं, आप भी बोल दीजिए, 1 सीट वो दे देते हैं, 1 सीट आप दे दीजिए और कोई दिक्कत होगी तो हम बीच में बात कर लेंगे। बात तय हो गई। गए, फ़ोटो भी खींच लिया, टीवी पर भी चलने लगा। फिर हमको मैसेज दिया कि भैया लोग नाराज़ हैं। हमने कहा कि भाई अब तो सीट 1 एमएलसी और आपको सरकार में शामिल करवा देंगे। वो भी फाइनल करा लिया। फिर ये गए अपने लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा 5 सीट। हमने कहा देखो उधर सीट बँट गई है, उधर अब नहीं मिलेगी। अखिलेश जी से बात मैंने किया, तो उन्होंने कहा कि उधर तो संभव नहीं है क्योंकि अब जो प्रत्याशी घोषित हो गया तो
है तो मंदिर लेके आए हैं, मस्जिद लेके आए हैं, पलायन लेके आए हैं। ये 8 साल से हैं, इनको एक समान अनिवार्य शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? फ्री शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? ये जातिवार जनगणना की बात क्यों नहीं करते? ये महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं करते? ये प्रदेश में रोजगार देने की बात क्यों नहीं करते? ये उत्तर प्रदेश में जो किसानों के लिए अन्ना पशु की बड़ी बीमारी है, इसको ठीक करने की बात क्यों नहीं करते? ये जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता हमारे खिलाफ है। जिस तरह दिल्ली में इन्होंने घूम घूम करके डोर टू डोर पर्चा बांटा, 3 सीट पाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे, वही हाल उत्तर प्रदेश में है। घूम घूम के पर्चा बांट रहे हैं, इनके समन में नारा लग रहा है, जयंत चौधरी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लग रहा है इनके सामने। विधायक, मंत्री, सांसद भगाए जा रहे हैं गांव से, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो अभी और विधायक मंत्री कुछ